ज़रा सोचिए दोस्तों कि 11वीं सदी में अल-बरूनी जो गीता का कोट करता है, ये परम विद्वान था। इतने-इतने ट्रांसलेशन किया था। भारत की सारी किताबों का ईरानियों के लिए, अरबियों के लिए अनुवाद करके उनको दिया, उनकी सारी किताबें अनुवाद करके भारतीयों को दिया और उस बंदे ने जो गीता के बारे में जो लिखा, वो आज के गीता में मिलती ही नहीं है। यानी कि गीता का उसके बाद लिखा इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण करके लिखा है और ये गीता लेके घूम रहे हैं। अब फिर रोते रहेंगे मिलावट किया, अबे तो कौन मिलावट किया? बता ना कौन मिलावट किया? जो बोल रहा है ना मिलावट किया, तो पूछ रहा हूँ कौन मिलावट किया फिर? संस्कृत तो कोई पढ़ता नहीं था, ब्राह्मण ही पढ़ता था ना, मिलावट कौन कर दिया? सर आपने अभी कहा कि ब्राह्मण जो है ये नास्तिक हो जाए, लेकिन वो ब्राह्मणवाद नहीं छोड़ता। सर अमित हुँ, सर हुँ। और जो आस्था मूथ के चैनल हैं, क्या वो हुँ, भी हुँ, हुँ। जातिवाद करते हैं? वो दोनों ब्राह्मण नहीं है ना वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन सर अमित तिवारी लिखते हैं अपने पीछे। हाँ, तो वो ब्राह्मण नहीं है ना, वो लिखते ज़रूर हैं लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण में उनका ये मानना है कि जन्म ले लिए, नामकरण हो गया लेकिन अब मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। जो नास्तिक बनने के बाद भी ब्राह्मण बने रहता है ना, तो वो ब्राह्मणवाद को कभी नहीं छोड़ता है। समझ रहे हैं? जो नास्तिक समझ बनने लीजिए। के बाद भी अपना ब्राह्मण बना हुआ है, जैसे भारत में कम्युनिस्टों का क्या हाल है? सब कम्युनिस्ट बन गए कि भैया चलो नास्तिक बनते हैं, धर्म नहीं मानेंगे। लेकिन जाके देखिए, जहाँ भी कारोबार किए हैं, सारे के सारे वहीं पे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं टॉप पोज़ीशन पे। ये इसी तरह से और भी जितने ब्राह्मणों की संस्था है, जो रेशनैलिटी का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी ग्रुपिंग देखिए तो उनके ग्रुप में पूरे के पूरे या तो उन्हीं के जाति बिरादरी के लोग होंगे। अभी इतने बहुत सारे रेशनल लोग पैदा हुए हैं, बहुत सारे नास्तिक पैदा हुए हैं जिनको साइंस जर्नी से दिक्कत है। ऐसे-ऐसे भी वो उनकी जाति पता लगाइएगा तो वो ब्राह्मण निकलेगा या फिर वो जो मुसलमानों में जो ब्राह्मण बना हुआ मुसलमान है, वो निकलेगा, जिसको साइंस जर्नी से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि वो नास्तिक बनने के बाद से भी उसको इस बात की दिक्कत है कि कैसे अदर कास्ट के लोग जो हैं, वो कैसे काम कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये हम लोगों का साफ-साफ मानना है कि वो मुस्लिम बन जाए या कुछ भी बन जाए या फिर वो नास्तिक बन जाए लेकिन वो उसके अंदर जो ब्राह्मणवाद है वो छूटता नहीं है। ठीक है ना? वो नहीं छूटता है। जब तक कि वो पूरी तरह से यही मान ले कि नहीं मैं ब्राह्मण ही नहीं हूँ, मैं भी शूद्र हूँ। वो बिल्कुल शूद्र है, शूद्र की तरह ट्रीट करने लगे, तब उसका कुछ हो सकता है। लेकिन वो नास्तिक बनने के बाद भी अपने को कहता है कि हाँ, मैं ब्राह्मण कुल में दिन-रात ब्राह्मण का ही रट्टा मारे हुए है, तो वो फिर उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जी, एक केस। और सर सेकंड क्वेश्चन है कि सर आप कहते हैं कि चाणक्य किरदार फर्जी है, लेकिन सर खान सर तो उसको पढ़ाते हैं। तो खान तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, उसको आप कब से सीरियसली लेने लगे? वो पढ़ा रहा है इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो विद्वान हो गया है। खान जो है, खान पे जब मैंने वीडियो बनाई है ना, खान पे तो देखिए वो कैसी बातें करता है, लड़कियों को कैसे चिढ़ाता है, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, एक आँख से देख लेंगी, बस ऐसे-ऐसे करके लड़के को फँसा लेती है। ये सब टीचर की भाषा होती है, यही टीचर की भाषा होती है। ऐसे-ऐसे कुछ भी बोल दो जो मन में आए। उस बंदे ने शादी नहीं की है, 35-40 साल का हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसकी औरतों के प्रति उसका द्वेष देखिए ना, वो तो नहीं जा रहा है उसका। वो बंदा आपको पढ़ा देगा, चाणक्य। वो क्या पढ़ाता है? उसको हिस्ट्री आती है खान को? कुछ नहीं आती हिस्ट्री उसकी। एक दिन हिस्ट्री पढ़ा रहा था और क्या बोल रहा है कि बौद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो जैनों से चोरी किया गया है। मैंने उससे पूछा कि भैया ये बता दे, आ ले इस पर डिबेट कर ले। उसका मुँह ही नहीं खोल रहा है, छुप गया कहीं माँ के पल्लू में छुप गया। आवाज़ नहीं निकल रही उसकी कि बोल दे कि हाँ भैया मैं इस पर डिबेट करूँगा, कहाँ से वो चोरी किए हैं। मैंने पूछा कि सबूत तो होगा ना जब चोरी किया होगा तो? उनसे पहले सम्राट अशोक से पहले मतलब बुद्ध से पहले अष्टांगिक मार्ग अगर जैनों ने दिया है, तो जैनों के सबूत होंगे, आके दे दे। तो उसके बाद से दिखाई नहीं दिया उसने, दिखाई नहीं दिया। अभी वो जाके क्या करता है अभी? अभी जाके वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और टीचर्स डे मना रहा था। उसको पता है कि जो टीचर्स डे जिसको मना रहा था वो थीसिस चोर का आरोप लगे हैं उस पे। एक लड़का जो केस कर दिया था कि इन्होंने मेरी थीसिस दी थी, इनके पास गई थी जाँच करने के लिए और वो जो है बंदा क्या किया उस थीसिस को उठा के अपने नाम से किताब पूरा ए टू जेड पब्लिश करा लिया। फिर कुछ जब वो बंगाल का लड़का था वो। जब उसने केस किया तब पता चला कि भैया ये तो वो था। फिर उसको बाहर कहा गया कि भाई अब ये तो राष्ट्रपति बड़े बड़े पोस्ट पे है, राष्ट्रपति भी बन गया था ना वो। तो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं तो पैसा दे के सेटलमेंट करवाया गया उससे, उस लड़के से। अब ढेर सारा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा तब जाके मामला हटा। भारत न्याय कानून क्या कहता है? सेटलमेंट की बात कहता है, कि देखिए आप लोग कोर्ट से बाहर अगर सुलह कर सकते हैं तो कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं। लोग क्या सोचते हैं कि भैया चलो फ़ाल्स केस था, फ़ाल्स केस थोड़े था भैया। सेटलमेंट का मतलब क्या है? कौन सेटलमेंट करेगा?
अगर जो उतना बड़ा व्यक्ति है, प्रोफ़ेसर है, जो राष्ट्रपति बनने को है, वो व्यक्ति अगर इतना बड़ा है, वो सेटलमेंट लड़के से करने क्यों जाएगा भाई? वो तो सीधे कहेगा कि मानहानि का दावा करेगा कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। लेकिन इसका मतलब कि लड़का सही था और सज़ा जो है उसको होनी थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भैया आप पर तो पूरी तरह से चोरी से पकड़े जा रहे हो, आप बच्चे से ना सेटलमेंट करवा लो। तब सेटलमेंट की बात आई। तो यहाँ पे आप देखिए कि उस व्यक्ति के लिए आप टीचर्स डे बना रहे हैं, जबकि भारत में जो पढ़ने-लिखने की व्यवस्था किसने दी है? आप ज्योतिराव फूले जी के जन्मदिन पे मना लो ना, उनकी बीवी जो है सावित्रीबाई फूले जिनको इतना ब्राह्मणों ने तंग किया, ब्राह्मणवादियों ने, उनकी औरतों ने तंग किया पढ़ाने जाने के लिए। पहली बार जब औरतों के लिए स्कूल खुली थी, उनके बर्थडे पर मनाओ ना। इसके बर्थडे पर क्यों मना रहे हो जिस पर चोरी तक का आरोप है कि वो अपनी तक भी चीज़ें नहीं लिखता था और इन्होंने थोप दिया, हम लोग मान लिए। अखान उसकी तारीफ़ किए जा रहा है। ये कैसा टीचर है भाई साहब? वो अगर कोई अच्छा टीचर है, तो वो सही बात बोलेगा ना। एक डॉक्टरेट होके वो तो ख़ैर डॉक्टरेट भी नहीं है। एक अगर कोई डॉक्टरेट लोग हैं, जो अपने को डॉक्टर लिखते हैं, उनका काम रिसर्च का होता है, कि भैया हम रिसर्च करता है। वो रटी-रटाई बात पर बिलीव नहीं करते हैं। एक स्कॉलर जो होता है, स्कॉलर का काम होता है कि आपके समय में या आपसे पहले जो चीज़ें लिख दी गई हैं, उसको एज़ इट इज़ मत मान लो। आप स्कॉलर हो ना, आप सर्च करोगे ना। आपके पास इतनी पावर है, आपके पास इतनी छूट है कि पहले वाले ने क्या कहा, आप उसमें लिख सकते हो कि मुझे इस आपत्ति पे मुझे इन पॉइंट्स पे आपत्ति है, आप अपना नया रिसर्च दे सकते हो उस पे। ये स्कॉलर्स को, डॉक्टरेट को ये पावर होती है। लेकिन भारत के क्या है, सब रट्टू-तोता हैं। एक-दूसरे से कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट मार के डिग्री लेते हैं और डिग्री लेके फिर वही चीज़ वही रट्टा-रट्टा मारते रहते हैं। नया रिसर्च कहाँ से करेंगे? एक ब्राह्मण ने लिख लिया, दूसरा गाया, तीसरा गाया, गाते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये कोई भी नया रिसर्च नहीं करते हैं, तो वो आपका खान जो है ना, वही ब्राह्मणवादियों की किताब उठा के रट्टा मारता है, रट्टा मार के सुनाता है। और वो पूरी तरह से ब्राह्मण पार्ट 2 बना हुआ है। बीच में लड़कों ने अफ़वाह भी उड़ा दी थी कि ये इसका नाम तो ये है मुस्लिम भी नहीं है। लेकिन वो है ब्राह्मणों का प्रॉपर एक नंबर का जो कहते हैं ना, उनकी चाटुकारिता वाला, वही चीज़ है वो। मैं यहाँ से उनको फिर से ओपन चैलेंज देता हूँ कि खान महोदय, आप जो भी हैं, आ जाइए, डिबेट कर लीजिए जो आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री में उस बंदे ने ये क्लेम ठोक दिया। सर बताइए कोई अमित व्यक्ति सिंह ऐसा करके कैसे अमित क्लेम ठोक सिंह। सकता है? नहीं, अमित सिंह उसका नाम नहीं है तो वो मुस्लिम ही। लेकिन वो अपने को मुस्लिम नहीं मानता है, वो मुस्लिम लोग भी उससे खफ़ा रहते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को भी गाली वगैरह देता है। उसे दरअसल बच्चों को पढ़ाना है ना, अब भारत में बच्चे तो भक्तों के ही हैं। अब वो बोलता है जब इस्लाम के खिलाफ कुछ 1-2 बोलता है या कुछ ऐसे बोलता है तो बच्चे ताली पीटते हैं, उसको मज़ा आता है। उसकी पूरी दुकान मतलब स्कूल चलता है उसका, रोज़ी-रोटी उसकी उसी से चलती है। तो धंधा है ना वो, जब धंधा उससे चलेगा तो वो कैसे उसके खिलाफ, लेकिन मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ जो भी पर्सनल मैटर या जो भी कर रहा है। मुझे इस बात से है कि भैया वो गलत चीज़ जो पढ़ा रहा है, ऐसे कैसे कोई आरोप लगा सकता है कि अष्टांगिक चोरी के मार गए? सबूत दे दो ना, डिबेट कर लो ना जो बंदा लगा रहा है, मैं तो इस पर ओपन चैलेंज दे रखा हूँ, क्यों नहीं आ रहा है वो? अगर वो कोई क्लेम कर रहा है तो मैं ठोक के कहता हूँ कि आकर इस बात पर डिबेट कर ले। या फिर किस स्कॉलर ने इस बात को प्रमाणित किया है कि वो वहाँ से चोरी का माल है? ये दिखा दे हमें। आज तक नहीं आया। कोई नहीं आया आज तक सामने। ये इसी तरह के लोग हैं जैसे अभी इसके पहले आपने पीडीएफ देखा वो चतुर्वेदी का कैसे एक रेसिस्ट का तारीफ़ कर रहा है, अबोधों को गाली दे रहा है। ये वैसे लोग हैं। जी, एक ऐस और सर वो क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? देखिए आप एक अगर शब्दावली लेते हैं तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि पुनर्जन्म का मतलब क्या है? अगर आप पुनर्जन्म का मतलब समझते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया, उसकी आत्मा निकली या फिर दूसरा जन्म ले लिया, तो ऐसा कोई भी चीज़ प्रैक्टिस में नहीं होती है बौद्ध मार्ग में, ना माना जाता है। ये झूठी बातें हैं। जी सर। और सर जो ब्राह्मणवाद में पैर छूने की परंपरा है, क्या वो बौद्धों की है? पैर छूने की परंपरा। जी, जी सर। देखिए, इस परंपरा में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि भारत की बहुत सारी परंपराएँ जो हैं वो बौद्ध मार्ग से ही आई हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार की जो मुद्रा है, जिसको ये नमस्ते कहा कहा जाता है या प्रणाम कहा जाता है, ये बुद्ध की 10वीं मुद्रा है। उसमें कहीं पे भी पैर छूने की तो बात नहीं आई है उन मुद्राओं में। लेकिन अगर कोई पैर छूता था, गुरुओं के पैर छूता था, तो हो सकता है कि बीच में उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म में कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कोई पैर छू के नहीं बात करता था। बुद्ध के समय में भी कोई पैर नहीं छूता था। सब लोग बुद्ध को बुद्ध ही बोलते थे, उनका नाम लेकर बोलते थे बुद्ध और अच्छे से बातें करते थे। कोई भी पैर नहीं छूता था कि बुद्ध आ गए चलो इनका पैर छू लो।
इस तरह का कोई प्रथा नहीं देखी गई। ये बीच में किसी ने ऐड किया होगा।